आज की ये कहानी एक ऐसी कत्ल की कहानी है जिसमें कत्ल का तरीका और कातिल दोनों हैवानियत से भरे हुए होते हैं। लेकिन कत्ल की जो वजह होती है कि शायद ही आपने पूरी ज़िंदगी में जितने भी कत्ल की कहानियाँ सुनी होंगी उसमें एक भी वजह इस वजह जैसी नहीं होगी। इस कहानी का क्लाइमेक्स जब आप सुनेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि क्या ये भी एक कत्ल की वजह हो सकती है। ये कहानी असल में मुंबई के वर्सोवा बीच से। वर्सोवा बीच पे कुछ लोग टहल रहे थे। उसी बीच समुद्र की एक ऐसी लहर आती है जिस लहर के साथ एक बैग, एक बड़े साइज का बैग समुद्र के किनारे आ जाता है। अब उस बैग को वहाँ की पब्लिक जो उस वक्त वहाँ पर टहल रही थी वो जैसे ही देखती है, जैसे ही उनकी नज़र उस बैग पे पड़ती है, वहाँ पर मौजूद लोगों को ये समझ में आ जाता है कि ये बैग इस तरीके से समुद्र से बाहर आता है तो इसका संकेत कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये देखने के बाद फौरन वहाँ की पब्लिक में से एक व्यक्ति तुरंत पुलिस को फ़ोन मिलाता है। फ़ोन करने के बाद वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस अभी उस बैग को देख ही रही थी। उसी बीच पुलिस ये समझ चुकी थी कि इस बैग में कोई मामूली चीज़ नहीं बल्कि एक लाश है। जैसे ही पुलिस आती है उस बैग को खोलती है। खोलने के बाद जैसे ही उस बॉडी को बाहर निकालती है तो देखती है कि उसमें पूरा एक धड़ होता है और वो धड़ पूरी बदन पे कपड़ा होता है उस पर और उसकी गर्दन अलग होती है। पुलिस जैसे ही ये देखती है उसके बाद तुरंत बाकी के ऑफिसर्स आते हैं। वहाँ पर फॉरेंसिक टीम आती है। उस बॉडी के ट्रेसेस को उठाया जाता है वहाँ से। उसके बाद फिर जैसे ही पुलिस का एक एक्सपर्ट पुलिस वाला वहाँ पर जो मौजूद था वो उसके हाथ पे एक मेहंदी की डिज़ाइन देखता है। क्योंकि वो तजुर्बेकार था तो वो उस मेहंदी को देखने के बाद ये समझ जाता है कि ये जिस तरीके की मेहंदी लगी ये मेहंदी मुस्लिम फैमिली में अक्सर लगाई जाती है। ये डिज़ाइनें मुस्लिम फैमिलीज़ में ज़्यादा चलती हैं। उसके बाद जो उस बॉडी पे कपड़ा था उस कपड़े को देखने के बाद उसे ये श्योर हो चुका था कि ये किसी मुस्लिम फैमिली की लड़की है जिसकी ये लाश है। अब उसके बाद इस बॉडी को लेकर जाया जाता है थाने में। थाने में लेकर जाने के बाद इसका पोस्टमार्टम होता है। उसके बाद उसका डीएनए निकाला जाता है। डीएनए सैंपल रखा जाता है। काफ़ी देर तक ये इंतज़ार किया जाता है कि शायद कोई इस तरीके का आ जाए जो इस बॉडी को पहचान सके। पुलिस यहाँ तक करती है कि उस बॉडी के फुटेज को निकालती है। उसके बाद इश्तेहार बनवाती है। उसके बाद उस एरिया के सभी इलाकों में इस फोटो को दीवार पे चस्पा कर देती है और उसमें ये लिखा होता है कि कोई भी इस बॉडी को अगर पहचानता है तो थाने में संपर्क करें। इस तरीके से वक्त बीतता जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं। बॉडी की हालत बद से बुरी होती जा रही थी। इसी बीच तमाम डीएनए और जो भी उस बॉडी से कपड़े थे वो सब कुछ निकाल लिए गए थे और उसे एक सेफ जगह पर मालखाने में रख दिया गया था कि एविडेंस के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उसके बाद फिर बॉडी को, क्योंकि ये पहचाना जा चुका था कि ये एक मुस्लिम घराने की लेडी है, यानी उसकी मेहंदी की डिज़ाइन और कपड़े का पहनावा ये बता रहा था कि ये एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती है। उसके बाद मुस्लिम रस्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार होता है, उसे दफनाया जाता है और उसके बाद फिर पुलिस ये इंतज़ार में वक्त बीतता जाता है पुलिस का कि शायद कोई भी आ जाए कि वो इस बॉडी को पहचान सके या इस तस्वीर को पहचान सके, जिससे ये क्लियर हो सके कि इस केस का आगे करना क्या है, कातिल तक पहुंचना किस तरीके से। वक्त बीतता जाता है। ये मामला हुआ था, ये बॉडी जो मिली थी वो असल में तारीख थी 21 जुलाई 2021। ये बॉडी उस दिन मिली थी। उसके बाद से धीरे धीरे वक्त गुजरता है लेकिन इस बॉडी का कोई भी व्यक्ति या कोई इंसान थाने में नहीं आता जो ये कह सके कि इस बॉडी से उसका कोई रिलेशन है। वक्त बीतता जाता है धीरे धीरे करके। लगभग 12 से 14 महीने गुजर जाते हैं। साल 2022 आ जाता है। अगस्त 2022 को एक व्यक्ति थाने में आता है और थाने में आने के बाद एक रिपोर्ट लिखाता है कि उसकी एक बच्ची जो गुमशुदा है और उसके गुमशुदा होने की जो तारीख है वो आज से लगभग साल भर पहले की है, यानी 12 से 14 महीने पहले की है। पुलिस ये सुनती है तो पुलिस उससे कहती है कि आखिर तुम साल भर से तुम्हारी बेटी गायब है और तुम उसे ढूंढने आ जाए हो। तो पुलिस वाले से वो कहता है कि असल में वो जो लड़की है उसका नाम सानिया है
और सानिया एक यतीम बच्ची है, जिसके माँ बाप का देहांत बहुत पहले हो चुका था, वो अब इस दुनिया में नहीं थे। तो उसको मैंने ही पाला पोसा, यानी उसके चचा ने, जो ये व्यक्ति थाने में रिपोर्ट लिखाने आया था, ये उस सानिया का चचा था। इसने कहा कि मैंने ही इसे पाला पोसा, और इसके बाद फिर इसकी शादी कर दी, और शादी करने के बाद अब ये लापता है। पुलिस पूछती है कि तुम शादी जहाँ पर किए थे वहाँ पर पता लगाए कि वहाँ पर क्या मामला है, वहाँ से सानिया कहाँ गई। तो वो एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जब मैं शादी इसकी हो चुकी थी, इसकी शादी एक आसिफ नाम के लड़के से किया, और उस आसिफ की जो फैमिली थी वो इसी मुंबई के नाला सुपारा में रहती थी। नाला सुपारा में इन लोगों का घर था, और इसकी शादी करने के बाद ये भी आ जाती है नाला सुपारा में, जबकि इसका जो असल घर था वो केरला साइड था। अब उसके बाद फिर जब वो बताता है कि ये नाला सुपारा के एरिया में रहते थे ये लोग, जब मैं कई दिनों से इससे बात नहीं हुई, लगभग 7-8 महीने या फिर साल भर से ज़्यादा हो गए इससे बात किए, और बात करने के बाद जब मुझे ये एहसास हुआ कि शायद आज बकरीद है और आज मैं इससे कुछ बात कर लूँ, तो जब मैंने कॉल लगाया तो सानिया का मोबाइल स्विच ऑफ था। क्योंकि त्यौहार था तो मैं ये सोचा कि आज के दिन सानिया से बात कर लूँ, काफ़ी दिन हो गया उससे बात की। लेकिन जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया तो मैं काफ़ी टेंशन में था कि आखिर क्या मसला है। आसिफ को कॉल करता तो आसिफ बात करने के लिए तैयार नहीं, वो कॉल नहीं उठाता। इस तरीके से फिर उसका नंबर भी गायब हो जाता है। अब सानिया से मेरा जो ताल्लुक़ था वो बिल्कुल कट चुका था। अब उसके बाद जब काफ़ी दिनों तक मुलाकात नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती, तो मैं अपने घर से निकलता हूँ सानिया से मिलने के लिए, और मैं आ जाता हूँ नाला सुपारा के उस एरिया में जहाँ पर आसिफ का घर था। जब उस इलाके में मैंने पूछा, आसिफ के घर गया और मैंने पूछा कि आसिफ और उसकी फैमिली कहाँ, तो पता चला कि ये घर वो लोग बेचकर काफ़ी दिनों पहले इधर से कहीं दूसरी जगह जा चुके हैं। अब ये सुनने के बाद उसके चचा ने कहा कि मुझे थोड़ा तैज्जुब हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ पता नहीं, कोई बातचीत नहीं, नंबर सबके बंद, और किसी का नंबर जो बाकी के फैमिली वाले उनका नंबर मिल नहीं रहा है। इस तरीके से वो काफ़ी परेशान होने के बाद आसपास के जो उनके पुराने पड़ोसी थे, यानी आसिफ के पुराने पड़ोसी, उनसे बातचीत करते हैं, और उनसे बातचीत करने के बाद कोशिश ये करते हैं कि उनका नंबर मिल जाए। इसी बीच एक पड़ोसी से उसकी माँ का, यानी आसिफ की माँ का नंबर मिल जाता है। इत्तेफाक से जब सानिया के चचा आसिफ की माँ को कॉल लगाते हैं, नए नंबर के कारण उसकी माँ ने कॉल उठा लिया। अब कॉल उठाने के बाद जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हम लोग उस घर को बेच के अब मुंब्रा में आके रहते हैं, यानी अब ये लोग नाला सुपारा से मुंब्रा में रहने लगे थे। अब मुंब्रा में आने के बाद मुंब्रा का पता भी बता दिया। अब सानिया के चाचा जब मुंब्रा जाते हैं उस घर में, तो वो पुलिस को बताते कि मैंने उस घर में जाके सबसे मुलाकात की, यानी आसिफ से मिला, आसिफ की माँ से मिला, आसिफ के पिता से मिला, आसिफ के भाई से मिला, और सानिया और आसिफ की एक बच्ची जो कि उस वक्त लगभग 2 साल की हो चुकी थी, उससे मिला। लेकिन इन सब से मिलने के बावजूद सानिया से मुलाकात नहीं हुई। जब मैंने पूछा कि सानिया कहाँ, तो उसने बताया कि सानिया एक लेटर छोड़ के गई, जिसमें उसने कहा कि वो किसी और से प्यार करती है, और वो इसलिए आसिफ को छोड़कर और अपनी बच्ची को छोड़कर वो उसके साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारना चाहती है, इसलिए वो इस घर को छोड़कर जा रही है। अब चाचा जैसे ही ये लेटर सुनते हैं वो दंग, उन्हें ये एहसास होता है कि सानिया की परवरिश उन्होंने खुद की थी, और सानिया की परवरिश में अभी तक कोई भी ऐसी शंका नहीं जाहिर की जा सकती थी कि सानिया इस तरीके का कदम भी उठा सकती है। उसके बाद ये सोच के वो आ जाते हैं पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने। अब उसके बाद जब ये सब सुनने के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाती है, सब कुछ बयान नोट हो जाते हैं। बयान नोट होने के बाद अब पुलिस उन्हें घर जाने को कहती है, लेकिन 2 दिन बाद सानिया के चचा को दोबारा बुलाया जाता है, और ये कह के बुलाया जाता है कि जो हमारे पास कुछ लावारिस लाशें थीं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, उन लाशों को आकर पहचान ले, हो सकता है कहीं ऐसा नहीं कि इसमें सानिया भी हो। ये सुनने के बाद सानिया के चचा थाने आते हैं, और थाने आने के बाद अब उनको कुछ फ़ोटोज़ दिखाए जाते हैं। इन फ़ोटोज़ में वो भी फ़ोटोज़ थे जो 21 जुलाई 2021 को जो लाश समुद्र के किनारे से एक बैग में मिली थी, वो भी इसी लाशों में थी। और इन लाशों का जो फ़ोटो था उसमें एक लाश उस समुंदर वाली लाश का भी था, जिसे सानिया के चचा ने जैसे ही देखा तुरंत वो ये समझ गए
कि ये किसी और की लाश नहीं बल्कि सानिया की लाश है। और वो उन्होंने इसलिए समझा क्योंकि वो जो कपड़ा सानिया पहनी हुई थी, उस कपड़े को पहनकर वो कई बार इनसे वीडियो कॉलिंग पे लगभग कई दिनों पहले बात भी किया करती थी। ये देखने के बाद कद काठी और सब कुछ मिलान किया गया, क्योंकि चेहरे की तस्वीर थी नहीं, तो इस वजह से वो सब कुछ मिलान करने के बाद ये डिसीजन निकला कि ये किसी और की नहीं बल्कि सानिया की लाश है। अब पुलिस जैसे इस बात को पक्का कर लेती है कि यह सानिया की लाश है, तुरंत एक तफ्तीश एक अलग टीम बनाती है, जिस टीम को ये हुक्म दिया जाता है कि आसिफ के घर वालों को बुलाया जाए। अब उसके बाद आसिफ के घर वालों को बुलाया जाता है थाने में, और थाने में बुलाने के बाद इस लाश के फोटो को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि बताइए ये सानिया है या कोई और। इस बात से वो लोग इनकार कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे नहीं ये सानिया नहीं है, सानिया तो किसी और के साथ भाग चुकी। पुलिस ये सुनती है, लेकिन पुलिस को उनकी बात करने और उनके जवाब देने की स्टाइल में कुछ शक लग रहा था। उसकी वजह ये थी कि ये लोग कभी हिचक रहे थे, कभी ये लोग कपकपी इनके अंदर आ रही थी। इस तरीके से पुलिस अंदाज़ा लगा चुकी थी कि कुछ ना कुछ इनके अंदर खोट है। अब उसके बाद पुलिस जो सानिया का पहले से डीएनए निकाल के रखा हुआ था, उस डीएनए को आसिफ और आसिफ की बच्ची के साथ मैच कराना चाहिए। आसिफ का और उसकी बच्ची का डीएनए लिया जाता है और सानिया के डीएनए से मैच कराने की कोशिश की जाती है। कुछ दिन बाद रिपोर्ट निकल कर आती है और रिपोर्ट ये होती है कि ये डीएनए मैच करते हैं, यानी ये कंफर्म हो चुका था कि ये लाश सानिया की है और आसिफ और उस बच्ची का ताल्लुक इस सानिया से ज़रूर है, यानी आसिफ की पत्नी ही सानिया है और सानिया की बच्ची वो बच्ची है। इस तरीके से अब पुलिस ये कंफर्म हो चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है, लेकिन होता ये है कि पुलिस डायरेक्ट आसिफ के ऊपर हाथ नहीं डालना चाहती थी। उसकी वजह ये थी कि सिर्फ डीएनए से ये साबित नहीं होता कि इसका कत्ल आसिफ ने ही किया है, जबकि शक पूरे तौर पर था। अब उसके बाद एक डिसीजन लेती है पुलिस, आसिफ को उसके घर से उठवाया जाता है और उसके बाद फिर पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। अपनी पुलिसिया अंदाज में जो भी पैंतरे पुलिस को आजमाने थे वो सब कुछ आसिफ के ऊपर वो आजमा लेते हैं। उसके बाद आसिफ तोते की तरह से बोलने लगता है। अब वो एक एक कर सारी कहानियाँ सुनाने लगता है। कहानी असल में शुरू ऐसे होती है कि आसिफ की शादी सानिया से तो हो जाती है। सानिया से शादी होने के बाद यानी साल 2020 में सानिया प्रेग्नेंट हो जाती है। अब प्रेग्नेंट होने के बाद सानिया की डिलीवरी होने ही वाली थी। सानिया की जो ननद थी यानी आसिफ की बहन, उसे लगभग 10 साल हो चुके थे शादी किए, लेकिन उसके कोई भी बच्चे नहीं हो रहे थे। 10 साल से वो बगैर औलाद के थी और उसे ये बात खाई जाती थी कि वो बगैर औलाद के। जब सानिया प्रेग्नेंट हुई, उसको डिलीवरी का वक्त जब उसका आने लगा, तो लोगों ने उससे कहा कि ये जो बच्चा जो पैदा होगा, उस बच्चे को तुम मेरी बहन को दे देना। यानी आसिफ ने कहा कि इस बच्चे की पैदाइश के बाद तुम इस बच्चे को मेरी बहन को दे देना, जबकि सानिया इस बात से इनकार कर रही थी। वो अपने बच्चे को देना नहीं चाहती थी, वो हमेशा इनकार करती थी। वो कहती थी कि मैं अपनी बच्ची के बगैर नहीं रह पाऊंगी। तब तक उसकी बच्ची की पैदाइश भी हो जाती। फैमिली वाले फोर्स करते हैं, यानी सानिया के ससुर और सानिया के देवर और सानिया के पति, ये तीनों मिलकर उसे फोर्स करते हैं कि तुम अपने बच्चे को मेरी बहन को दे दो, जो कि मुंब्रा में पहले से रहती थी। अब उसके बाद सानिया जब इस बात से इनकार करती है तो उसे घर में ताना सुनना पड़ता है। आए दिन लोग, उसके ससुर और उसकी सास, ये सब मिलकर उसे ताना देते कि तुम एक बच्ची अपनी ननद को नहीं दे सकती जो कि 10 साल से बगैर औलाद के है। ये सब सुनने के बाद वक्त ऐसा आता है कि सानिया जब पूरे तौर पर इस बात से इनकार कर देती है तो आसिफ और उसके घर वाले एक प्लान करते हैं। और प्लान उनका एक ऐसे दिन था जिस दिन मुस्लिम समाज में एक पाक दिन माना जाता है, और वो दिन था बकरीद का। बकरीद की एक अलग कहानी है। उस दिन कुर्बानी दी जाती है, लेकिन इस आसिफ ने उस दिन एक ऐसा कारनामा किया कि जिस कारनामे को सुनने के बाद लोगों के दिल दहल गए, और इसकी वजह जितनी खौफनाक और जितनी दर्दनाक थी, शायद इस वजह से किसी का कत्ल नहीं होना चाहिए था। होता यह कि बकरीद से पहले आसिफ अपनी बच्ची को, अपनी बहन को पहले से दे चुका था। उस वक्त उस घर में सिवाय आसिफ और उसके पिता और उसके भाई के कोई नहीं था। सानिया भी वहाँ पर मौजूद थी। होता यह कि ये लोग बकरीद की नमाज़ पढ़ कर आते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद
फिर ये घर में आते हैं और सानिया को पकड़ते हैं और एक ड्रम में जो कि पानी भरा था पहले से उसमें डुबोते हैं। फिर जब सानिया की जान निकल जाती है, फिर इस शक में कि कहीं सानिया जिंदा ना हो, उसके गले को कसते हैं और कसने के बाद फिर उसको वो मार देते हैं। तब भी तसल्ली नहीं होती। उसके बाद एक चाकू उठाते हैं, उस चाकू से सानिया की गर्दन को अलग करने की कोशिश करते हैं। आसिफ ये काम कर रहा था। इसी बीच जैसे ही वो अपनी बीवी की गर्दन को आधी काटता है, वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा काटना था, वो आसिफ के पिता ने काटा। वो सब कुछ अलग करने के बाद अब उसके बाद आसिफ जब होश में आता है, फिर वो अपने बहनोई को कॉल करता है, यानी अपने जीजा को, जिसकी बहन जो कि मुंबरा में रहती थी, उसके पति को, जो कि एक ओला ड्राइवर था, उसे कॉल करता है। और कॉल करने के बाद आता है जब वो घर पे, तो उसे बताता है कि मैंने अपनी बीवी को मार दिया और इसकी लाश को ठिकाने लगाना है। ये सब कुछ खिचड़ी आपस में ये लोग पका चुके थे। उसके बाद बॉडी को एक बैग में रखा जाता है और बैग में रखने के बाद फिर ये उस गाड़ी में रखते हैं और रखने के बाद फिर वर्सोवा बीच पे जाते हैं। और उस बीच पे जाने के बाद समुद्र की एक अंदर जाने के बाद समुद्र के बीच में इस बॉडी को फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद 5 दिन गुजरते हैं, ये बॉडी वापस से बाहर आ जाती है। और इस बच्ची को ये पहले से अपनी बहन को दे चुका था और इस बच्ची को लगभग 14 महीने तक ये बहन अपनी बच्ची समझकर पाल रही थी। लेकिन इसका खामियाजा जिसको भुगतना पड़ा वो आसिफ की बीवी थी। एक किसी की बच्ची को जान से मारने के बाद एक दूसरी बच्ची को पालने का ढोंग ये लोग कर रहे थे, जो कि 14 महीने बाद इसका राज खुलकर सामने आता है। और बाकी जो इस क्राइम में शामिल थे उन सभी को अदालत में पेश किया जाता है और उनके केस की सुनवाई दिन ब दिन आगे बढ़ती जाती है। अभी इस केस में आगे क्या हुआ ये अभी सामने नहीं आया। जैसे ही सामने आएगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। इसी तरीके की और क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।